नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का 6th क्लास का चैप्टर हमने कवर किया है, उसके बाद ये सवाल उठता है कि हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस है उसे तो सॉल्व करवा दीजिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा वीडियो सारे चैप्टर को बहुत ही तेज़ी के साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले हम एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक टर्मोलॉजी है मेजर ऑफ सक्सेस, MEASURE, मेजर ऑफ सक्सेस। फ्रेंड्स, ये क्या है? देखिए, आप जब किसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं और फाइनली उसे प्राप्त कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं, तो ये तो सबको दिखता है। लेकिन इस गोल तक, इस सफलता तक पहुंचने से पहले आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उस प्रोसेस में कई स्टेज होते हैं, कई स्टेप होते हैं। हर स्टेज और स्टेप पर आपको सक्सेस होना पड़ता है, तभी आप सक्सेस होते होते आगे बढ़ते बढ़ते अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मेजर ऑफ सक्सेस है, हर स्टेज पे, स्टेप पे जो आपका सक्सेस होता है उसका एक मेजरमेंट होता है और उस मेजरमेंट में आपका एक स्कोर होता है। अर्थात मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन और आंसर का जो फॉर्मेट है, यह भी एक आपका स्टेज है मेजर ऑफ सक्सेस का। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आप एक स्कोर करते हो। वह स्कोर जो होता है वह आपको बताता है कि आपका अभी तक का जो प्रयास है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितना ज़्यादा इफ़िशियंट है। अर्थात मेजर ऑफ सक्सेस को और उसमें जो स्कोर आता है, यह दो चीज़ मैंने आपसे शेयर किया। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर है यह भी एक मेजर ऑफ सक्सेस है। इसमें जो आपका स्कोर होता है यह भी आपको बताता है, यह आपको अपने आप को इवेल्युएट करने में, अपने आप को एनालाइज करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने बोला है कि अनलेस यू सी द स्कोर, योर प्लान एंड स्ट्रेटजी आर सिंपली एब्स्ट्रैक्शंस। क्या मतलब होता है? जब तक कि आप अपना स्कोर न देखें बार बार, तब तक आपका जो प्लान है, जो स्ट्रेटजी है, वह वास्तव में एक तरह का एब्स्ट्रैक्शंस है, एक ख्याली फ्लॉ है, एक थ्योरी है, एक थिंकिंग है। वह प्रैक्टिकल नहीं है, वह एग्जीक्यूशन में नहीं है। जब भी आप एग्जीक्यूशन में लाएंगे तो उसका आपको मेजर ऑफ सक्सेस होना है और उस मेजरमेंट ऑफ सक्सेस का एक स्कोर होना है और उस स्कोर को आपको बार बार देखना है, उसको इवेल्युएट करना है। इसीलिए जब आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं तो कितना सॉल्व कर पाए हैं, क्या स्कोर है, इसको भी देखना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इवेल्युएट कर पाएँ। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसमें पहला चैप्टर है वह है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह कहता है मैच द फॉलोइंग: नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द गंगा वैली। सीधे हम आंसर की बात करते हैं। तो इसमें जो नर्मदा वैली है वास्तव में ये हंटिंग एंड गैदरिंग जो साइट्स है उसकी बात करता है। जो मगध है फर्स्ट बिग एम्पायर, गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द फर्स्ट सिटीज एंड द गंगा वैली, यह सिटीज अबाउट 2500 साल पहले, मतलब 2500 ईयर्स एगो। अर्थात ये सारे जो है आपका इन द फॉर्म ऑफ मैच्ड है, मतलब मैचिंग किया हुआ है ये सारे आंसर। आगे जो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो कहता है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है? रिटन बाय हैंड होते हैं, पर रिटन ऑन पाल्म लीव्स और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्रीज। मतलब ऐसा पेड़ जिसके छाल को स्पेशली, उस छाल से स्पेशली बनाया जाता है और ये जो ट्रीज है स्पेशली हिमालय का जो रीजन है वहाँ पे ग्रो किया जाता है, उसको बोलते हैं बिर्च ट्री। ये जो पेड़ है, ये जो है इसका जो बार्क है, छाल है,
उससे इस तरह के स्पेशल वे में प्रिपेयर किया जाता है जिसपे कि लिखा जाता है। मतलब ये जो है थोड़ा सा नॉर्मली कंपेरेटिवली सॉफ्ट होता है। जब ऐसे सॉफ्ट चीज़ पे लिखा जाता है तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। लेकिन जब इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं तो यह भी लिखा जाता है लेकिन रिलेटिवली हार्ड सरफेस होता है, जैसे स्टोन हो गया या मेटल हो गया। ऐसे सरफेस पे जब लिखा जाए तो इसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। दैट्स फ्रेंड। अगला चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। ये चैप्टर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है यह कहता है कंप्लीट द सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स है। हंटर गैदर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, इसमें क्या फाइंड ये फिल करना है तो ये है दे फाउंड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन्स विंड्स एंड सनलाइट। मतलब जो हंटर गैदरर्स थे वो केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में क्यों रहते थे? क्योंकि उनको सुरक्षा मिलता था। रेन मतलब जो वर्षा होता था उससे, जो आंधी तूफान है उससे, और जो तेज धूप होता था उससे। ठीक है। ग्रास लैंड्स डेवलप अराउंड, कब डेवलप हुआ? तो लगभग 12,000 साल पहले ग्रास लैंड डेवलप हुआ। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वह कहता है व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा क्यों होता था कि जो व्यक्ति खेती करते थे या फसल उगाते थे उसे एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता था? इसका आंसर क्या है? व्हेन दे प्लांट ए सीड, जब वह एक सीड बीज को बोते थे, इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, मतलब वह जो पौधा है उसको बड़ा होने में समय लगता था। ये जो टाइम है वो वेरी करता था, दिन हो सकता था, सप्ताह हो सकता था, मंथ हो सकता था या साल हो सकता था। मतलब दिन से लेकर के सालों तक यह समय वेरी कर सकता था, है ना, उस पौधे को बड़ा होने में। इट मीन्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस। जिस पौधे को आपने लगाया है उससे अन्न उत्पादन हो उसका कंप्लीटली, उसको प्राप्त करने के लिए आपको हो सकता है कि सालों तक इंतज़ार करना पड़े। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? केयर करना पड़ेगा उस प्लांट्स को, उसमें पानी देना पड़ेगा, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टू ग्रेन रिप्ट। जब तक वो फसल पक नहीं जाता है तब तक आपको इन सारे चीज़ों से सुरक्षा उसको पहुंचाना है। इसीलिए आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। इसीलिए जो ये जो क्रॉप्स उगाते थे, फसल उगाते थे, या अभी भी जो लोग उगाते हैं, पौधा खेती करते हैं, उनको एक जगह पे रहना पड़ता है या उस समय रहना पड़ता था। फ्रेंड्स, इसी में कहता है व्हाई डू आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल who lived in Mehergarh were hunters to start with and herding becomes more important later। कहता है जो आर्कोलॉजिस्ट है वह क्यों उनको लगता है ऐसा कि जो मेहरगढ़ है वहाँ पे जो हंटर्स लोग थे, शुरुआत में जो हंटर्स थे, मतलब वहाँ का जो ऑक्यूपेशंस था, शुरुआत में हंटिंग था और बाद में वह हर्डिंग हो गया। ऐसा क्यों लगता है आर्कोलॉजिस्ट को? इसका आंसर है आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द बोन ऑफ मेनी एनिमल्स सच एज डियर इन द अर्लियर लेवल्स। देखिए इसको समझिएगा, जब आप किसी चीज़ को खुदाई करते हैं, खोदते खोदते जब नीचे जाते हैं, इसका मतलब ये जो नीचे वाला परत है यह पहले के टाइम का है और जो ऊपर का परत है ये बाद का टाइम है। तो कहता है कि जो अर्लियर लेवल्स है, मतलब ये जो लेवल है, पहले वाला जो लेवल है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स मिले हैं। सो दे कुड कंक्लूड दैट दे वेयर हंटर्स टू स्टार्ट विथ। यहाँ पे बहुत सारे जो बोन मिले हैं, बहुत सारे जानवर का, इसका मतलब है कि यहाँ इस लेयर पे जो लोग रहते थे, अवशेष जो मिले हैं इस लेयर का, कि यहाँ के लोग हंटिंग करते थे मेहरगढ़ में। अब कहता है herding became important because they found the bone of sheep and goats in the later phase। ये जो बाद का जो फेज है यहाँ पे हमें शिप एंड गॉट का जो बोन है यह प्राप्त हुआ है। अर्थात ये जो पार्टिकुलर जो जानवर है जिसको कि पालतू बनाने की संभावना ज़्यादा है, जैसे शिप एंड गोट का, इनका जब हमको बोन मिलता है तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ तक इस लेयर के जो लोग थे मेहरगढ़ के, वह हर्डिंग करना
चालू कर दिए थे, शुरू कर दिए थे, यही बात है। चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज, ये क्या कहता है, हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशंस, कैसे आर्कोलॉजिस्ट को पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोग थे वह कपड़े को यूज करते थे। इसका बहुत सिंपल आंसर है, एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ, मतलब जो वास्तविक रूप से कपड़ा है उसका टुकड़ा मिला है। कहाँ, तो ये जो लिड है ना, कॉपर, सम कॉपर ऑब्जेक्ट, सिल्वर वेस मिले, लीड ऑफ द सिल्वर वेस, ये जो सिल्वर वेस है इसका जो कवर है, इस कवर में यहाँ पे कपड़ा मिला हुआ है। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो, जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उसमें भी कपड़ा का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ बोलता है कि आर्कोलॉजिस्ट को प्राप्त हुआ है स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फिनांस, टेराकोटा और फिनांस का बना हुआ यह स्पिंडल होल्स मिला है। ठीक है, इसके आधार पे यह कहा जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोग थे वह कपड़ा यूज करते थे। आगे अगर हम देखें, मैच द कॉलम्स, इसको मैच करना है। जो कॉपर है वह राजस्थान, मतलब हड़प्पा के लोग कॉपर, ये जो मेटल्स है ये कहाँ कहाँ से मंगाते थे, तो कॉपर जो है राजस्थान से मंगाते थे, गोल्ड जो है कर्नाटका से मंगाते थे और टीन अफगानिस्तान से मंगाते थे। जो प्रीसियस स्टोन होता था उसे गुजरात और अफगानिस्तान से मंगाते थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्हाई वर मेटल्स, राइटिंग एंड व्हील एंड द प्लॉ इम्पॉर्टेंट फॉर हड़प्पन्स, हड़प्पन्स के लिए ये चारों चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट था, तो जो मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स एंड वेपन्स, गुड, राइटिंग फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, व्हील फॉर पोट्री एंड फॉर मेकिंग कार्ड्स यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग, प्लॉ यूज्ड फॉर फार्मिंग पर्पस। आगे अगर हम देखें चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये भी आपका मैचिंग से रिलेटेड है, तो सीधे हम आंसर पे जाते हैं। जो सुक्ता था, वेल सेड, चैरियट्स यूज्ड इन बैटल्स, यज्ञ, सैक्रिफाइस, दासा, स्लेव्स, मेगालिथ, स्टोन बोल्डर्स। आगे अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस, स्लेव्स वेयर यूज्ड फॉर वर्क, मेगालिथ्स आर फाउंड इन साउथ इंडिया, कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट, याद रखिएगा कश्मीर में भी मेगालिथ साइट्स मिले हैं। स्टोन सर्किल्स और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वेयर यूज्ड टू, ये जो स्टोन का सर्किल मिला है जिसको मेगालिथ्स कहा जाता है, इसका मेन पर्पस क्या था, तो पॉइंट आउट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बरियल्स, जो बरियल्स है उसका एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है उसको फाइंड आउट करने में यह जो स्टोन का बड़ा बड़ा सर्किल बनाया जाता था, बड़े बड़े स्टोन का जो सर्किल बनाया जाता था उसका यह मेन उद्देश्य होता था। पोर्ट होल्स वेयर यूज्ड फॉर ब्रिंग अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली एट द सेम प्लेस, मतलब ये जो बरियल्स होता था वहाँ पे ये जो पोर्ट होल बनाया जाता था इसमें उसी फैमिली के दूसरे व्यक्ति के सब को डालने के लिए इस पोर्ट होल्स को यूज किया जाता था। आगे पीपल एट इनाम गांव एट क्या क्या खाते थे, पीस, पल्सेस, राइस, बार्ली एंड सेसम। आगे देखें पांचवा चैप्टर किंगडम्स, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक, इसमें जो पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, बताइए ट्रू और फॉल्स है। राजास हु लेट द अश्वमेघा horse pass through their lands were invited to the sacrifices, ये ट्रू है। दूसरा कहता है द चैरियट स्प्रिंकल्ड सेक्रेट वाटर ऑन द किंग, ये फॉल्स है। दूसरा कहता है आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ जनपदास, ये फॉल्स है। पैलेसेस मतलब बड़ा बड़ा महल, किला नहीं था भाई। पोर्ट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर, ये फॉल्स है। पेंटेड ग्रेवेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डेलीशियस होता था, बहुत ही कीमती होता था, बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता था, इसीलिए यह जो आंसर है ये फॉल्स है, गलत है। मेनी सिटीज इन महाजनपदा वेयर फोर्टिफाइड, ट्रू, बहुत सारे महाजनपदास, मतलब ये जनपदास है और ये महाजनपदास है। जनपदास में फोर्टिफिकेशन नहीं है, महाजनपदास में फोर्टिफिकेशन है। आगे अगर देखें fill in the chart given below with the terms hunter gatherers, farmers, traders, craftspersons and herders, those who paid tax to the rajas of the महाजनपदास,
जो फार्मर्स थे ये भी टैक्स देते थे, किस फॉर्म में देते थे? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टू द स्टेट, मतलब जितना उत्पादन होता था उनका 1/6 जो है वह अपने प्रोड्यूस का राजा को देता था, मतलब स्टेट को देता था। जो क्राफ्ट्स पर्सन था वह अपना लेबर जो है उस लेबर के फॉर्म में कंट्रीब्यूट करता था एज ए टैक्स। जो हर्डर्स थे वो कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ एनिमल प्रोड्यूस, जो एनिमल का प्रोड्यूस होता था वह राजा को देता था। ट्रेडर्स जो है वह क्या करता था? जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज होता था, खास करके बाइंग और सेलिंग, इसको एस्टिमुलेट करता था। जो हंटर और गैदरर होते थे वुड प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस सच एज एलिफेंट फर्स एंड अदर आइटम्स एज ए ट्रिब्यूट। ठीक है, आगे बढ़ें। हु वेयर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ गना, जो गनास होते थे उनका जो असेंबली होता था उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता था, याद रखिएगा। तो कौन कौन है? तो जो वुमेन है वह पार्टिसिपेट नहीं करती थी, दासा अर्थात जो स्लेव्स होते थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और जो कमकार्स होते थे अर्थात लैंडलेस लेबर्स होते थे यह भी उस गन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। गन का जो असेंबलीज है उनमें इनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था, याद रखिएगा। आगे अगर हम देखें, व्हाई डिड द राजास ऑफ महाजनपदास बिल्ड फोर्ट्स, क्यों बनाते थे फोर्ट्स राजास ऑफ महाजनपदा का? कहता है कि सबसे पहला ये है कि उसको डिफेंड करना था जो अपना कैपिटल सिटीज था, जो दूसरे राजास का अटैक होता था उनसे डिफेंड करना था। दूसरा, टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल, कि अपने जो राजा अपने जो प्रजा है उनके बीच में शो ऑफ करना था कि हम कितने धनी और पावरफुल हैं। और तीसरा, इट इज़ ईजियर टू गवर्न फोर्टिफाइड सिटीज़, जो फोर्टिफाइड सिटीज होगा उसके अंदर जो लोग होंगे उसको गवर्न करना बहुत ही आसान होगा, इसीलिए फोर्ट्स बनाए जाते थे। आगे अगर हम देखें, पांचवा क्वेश्चन, इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफर फ्रॉम द वेज इन विच रूलर्स वे चूजन इन जनपदास। क्या है? कहता है जनपदा के समय में क्या होता था, जो राजास होते थे वो परफॉर्म करते थे अश्वमेघ यज्ञ। जो राजा इस अश्वमेघ घोड़ा को अपने एरिया से जाने देता था और बाद में वो जो सेक्रीफाइस होते थे उसमें जो हवन होते थे, यज्ञ होते थे, उनको उस वहाँ पे इनवाइट किया जाता था। इसका मतलब वह उस राजा का जिसका घोड़ा है उसका सुपरमेसी को स्वीकार कर लेता था, अर्थात वह जो है एक राजा के रूप में मान्यता प्राप्त उनको हो जाता था। लेकिन आज के समय में जो लीडर्स इलेक्टेड होते हैं वह डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है हमारे देश में। जो भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं वो वोटिंग करते हैं और उसके आधार पे जो कैंडिडेट्स चुने जाते हैं और फिर जो चुने हुए कैंडिडेट्स आपस में मेजॉरिटी के आधार पे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, यही बात है। आगे अगर हम देखें, चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, इस चैप्टर का नाम है। कहता है डिस्क्राइब द वेज इन विच बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल, किस किस माध्यम से अपने मैसेज को लोगों तक फैलाए बुद्धा ने। तो कहता है ही कन्वेड हिज टीचिंग इन द प्राकृत लैंग्वेज, सबसे पहले तो आम लोगों का जो लैंग्वेज है, भाषा है, उनको उन्होंने यूज किया। दूसरा, ही इंकरेज हिज फॉलोअर्स टू थिंक ओवर हिज मैसेज इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलो देम हिम। कहता है कि अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बोला कि आप आंख बंद करके हमारी बात को फॉलो मत करो, आप भी अपना दिमाग लगा करके सोचना शुरू करो। ठीक है, द इंकरेजमेंट ऑफ फ्री थिंकिंग मीन्ट दैट पीपल कुड कम टू द कंक्लूजन बेस्ड ऑन हिज आइडियाज ऑन देयर ओन। उस व्यक्ति का जो अपना खुद का आइडियाज है, उस आइडिया के आधार पे जो वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, गौतम बुद्ध के जो दिशा निर्देश है, उनके द्वारा जो उपदेश दिया हुआ है उसके बारे में जो सोचते हैं अपने आइडियाज़ के आधार पे, इस तरह से इस सारे प्रोसेस, इस मैकेनिज्म से गौतम बुद्धा जो है वो अपने जो उद्देश्य है, जो उपदेश है, उनको फैलाया, स्प्रेड किया। आगे अगर हम देखें, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, बुद्धा इनक्रेज एनिमल सेक्रीफाइस, नहीं बाबा ऐसा हो ही नहीं सकता। सारनाथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज ए प्लेस वेयर बुद्धा टॉट द फर्स्ट टाइम, राइट। बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, नहीं, दैट्स रॉन्ग।
बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट एट बोध गया, यस इट इज राइट डियर। एंड उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव दैट द आत्मा एंड द ब्रह्मण वेर अल्टीमेटली वन, यस अल्टीमेटली वन, एक ही है। आगे अगर हम देखें, व्हाट वेयर द क्वेश्चंस दैट उपनिषद थिंकर्स वांटेड टू आंसर, क्या सवाल था जिसका आंसर ढूंढ रहे थे वो लोग। व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या है। इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ, क्या डेथ के बाद ही कोई जीवन है क्या। व्हाई शुड सेक्रीफाइस बी परफॉर्म, मतलब जो यज्ञ हवन होता था उन क्यों होता था। इज देयर समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स विच लास्ट इवन आफ्टर डेथ, क्या डेथ के बाद भी कोई ऐसा चीज है जो कि परमानेंट है यूनिवर्स में, उसके बारे में सोचना, ये सारे क्वेश्चंस उनके थे। आगे अगर हम देखें, व्हाट वेर द मेन टीचिंग ऑफ महावीर, भगवान महावीर के मेन टीचिंग क्या थे। दोज हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स, जो भी वास्तव में सच्चाई को पता करना चाहते हैं उन्हें अपना घर त्याग करना पड़ेगा, पहला मैसेज। दोज हु आर ऑन द पाथ ऑफ द ट्रुथ मस्ट एडहेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा, भाई अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सत्य की खोज करना चाहेंगे उसको स्ट्रिक्टली अहिंसा को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। वन मस्ट नॉट हर्ट और किल एनी अदर लिविंग बींग्स एज लाइफ इज डियर टू ऑल, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि ट्रुथ को खोजना चाहते हैं वह किसी दूसरे प्राणी को नहीं मारेंगे, क्योंकि हर प्राणी का अपना जीवन बहुत ही प्रिय है। आगे, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर स्लेव्स टू ज्वाइन द संघा, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। देखिए इसका आंसर है, इट वुड नॉट हैव बीन ईजी फॉर द स्लेव्स टू ज्वाइन द संघा, आसान नहीं था भैया, क्यों। स्लेव्स हैड लिटिल टू नो राइट्स, मतलब कोई अधिकार नाम का ऐसा स्लेव्स के पास बहुत कम था। इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट स्लेव्स वुड गेट द काइंड मास्टर, ऐसा भी नहीं है कि उनके जो मास्टर्स होंगे, उनके जो मालिक होंगे वो बहुत ही दयालु होंगे, ऐसा भी नेसेसरी नहीं था। और जो सोसाइटी था वास्तव में जनरली स्लेव्स पे डिपेंडेंट था, डू देयर टास्क फॉर देम, क्योंकि स्लेव्स उनका काम करते थे। देयर वेयर नो इंसेंटिव्स फॉर मास्टर्स टू गिव परमिशंस फॉर देयर स्लेव्स टू ज्वाइन द संघा, जो मास्टर्स थे, जो मालिक थे, उनके पास ऐसा कोई इंसेंटिव्स नहीं था जिसके आधार पे वह जो स्लेव्स को क्या करे, तो वो एक तरह का परमिशन दे कि ठीक है तुम संघ को ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ इंसेंटिव स्लेव्स के मालिक को तो मिल नहीं रहा था। ये सारी कारण है कि वो आसान नहीं था। आगे देखें चैप्टर नंबर 7, अशोका द इम्पेरर हु गेव अप द वॉर। इसका पहला क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव्ड विद इन द मौर्यन एम्पायर। ऑक्यूपेशंस क्या था, फार्मिंग, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिंग, हर्डिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सीधे इसका आंसर हम देखते हैं, जो ऑफिसर्स कलेक्टेड क्या, तो टैक्स। उसके बाद रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंस एज ए गवर्नर, याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है मौर्यन रूलर्स ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स। पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन्स प्रोवाइडेड मौर्यन ऑफिशियल्स विथ, क्या देते थे, तो एलिफेंट देते थे, टिम्बर देते थे, हनी देते थे, ये सारे चीज देते थे। आगे अगर हम बात करें, स्टेट विद ट्रू और फॉल्स, उज्जैन वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट, नहीं भैया ये नहीं था। चंद्रगुप्तास आइडिया वे रिटन डाउन इन अर्थशास्त्र, नहीं, चाणक्य का आइडिया था। कलिंगा वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल, नहीं, ये उड़ीसा का नाम था। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वेर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स, यस। आगे देखें, व्हाट वेर द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्मा। क्या क्या है, जो इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स होते थे उनके अपने सब्जेक्ट के बीच में, उसको सॉल्व करना चाहते थे। एनिमल सेक्रीफाइसेस ड्यूरिंग द रिलीजियस रिचुअल्स, जो रिलीजियस रिचुअल्स होते थे उसमें जो एनिमल्स का सेक्रीफाइसेस थे, इन प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते थे। इल ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, सर्वेंट्स ऑफ स्लेव्स के साथ जो इल ट्रीटमेंट होता था उसको खत्म करना चाहते थे। एंड कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन द नाइबर्स, छोटे छोटे इशूज़ को लेकर के पड़ोसी के बीच में जो झंझट होते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, उसको खत्म करना चाहते थे। यही जो है धम्मा का इंट्रोड्यूस करने का पीछे का एक मोटिव था, किसका, तो सम्राट अशोक का। आगे अगर देखें, व्हाट वेर द मीन्स एडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धम्मा। सबसे पहले धम्म महामात को नियुक्त किए थे और वो मैसेज जो है धम्मा का वो स्प्रेड करते थे, धम्म महामात। उसके बाद
मैसेज को इंस्क्राइब्ड किए थे पिलर पे ताकि कॉमन लोग जो है उसको पढ़ सके। साथ ही साथ जो ऑफिशियल्स है वह इस मैसेज को पढ़ करके सुना सके उन लोगों को जो मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये था मीन्स। आगे अगर हम देखें छठा क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेर इल ट्रीटेड? डू यू थिंक द ऑर्डर्स ऑफ द एम्पायर वुड हैव इम्प्रूव्ड देयर कंडीशन? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। मतलब इल ट्रीटेड क्यों होता था इसका पहले देख लेते हैं। क्योंकि मोस्टली जो ये स्लेव्स होते थे वह प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे, जो लोएस्ट सोशल ऑर्डर से बिलोंग करते थे, स्पेशली जो सुल्तान्स होते थे वहाँ से। और उस समय में ह्यूमन राइट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, नॉन एग्जिस्ट करता था, इसीलिए उनका जो कंडीशंस था स्लेव्स का बहुत ही बुरा था, इल ट्रीटेड होता था उनके साथ। देयर कंडीशन वुड हैव इम्प्रूव्ड आफ्टर द ऑर्डर ऑफ एम्पायर। क्यों? ऑर्डर जो एम्पायर का दिया गया था उसके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके बाद क्यों इम्प्रूव हुआ होगा? तो इसका कारण है नो वन वुड डेयर टू डिफाई। जो राजा का आदेश था उसका उल्लंघन करने का किसी में साहस नहीं था। अगर ऐसा है तो जो ऑफिशियल्स है ऐसे लोगों को पनिश कर सकता था। साथ ही साथ जो एम्पायर होते थे वास्तव में सुप्रीम कमांडर होते थे मॉडर्न पीरियड में, और उनका जो शब्द होता था वही कानून होता था। उनके शब्द, उनके कानून को फुलेस्ट वे में ओबेड करना, पालन कराना, ये उसके ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी होती थी। इन्हीं सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि एम्पायर्स का जो आदेश था कि जो सर्वेंट्स हैं, स्लेव्स हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव हो, तो वास्तव में उनके साथ अच्छा बर्ताव हुआ होगा। आगे देखें चैप्टर नंबर 8 क्या है? वाइटल विलेज एंड थ्राइविंग टाउन्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें है वेललार was the word used for large land owners in Tamil। दूसरा है slaves and workers हो जाएगा इसका। ग्राम भोज का often got his land cultivated by slaves and workers। Plowmen were known as Ugbur in Tamil Nadu, Tamil region। Most Gripatis were a smaller land owners। आगे अगर हम देखें तो describe the functions of ग्राम भोज का why do you think he was powerful? भैया ये विलेज का हेडमैन था, लार्जेस्ट लैंड ऑनर जो था यही था, टैक्स को कलेक्ट करने का काम यही करता था राजा के लिए। साथ ही साथ ये जज का भी फंक्शंस करते थे और इन्फोर्स द लॉ ऑफ द किंग। जो राजा का लॉ होता था उनको भी इन्फोर्स करने का काम गांव में यही ग्राम भोज का करते थे, इसीलिए बहुत पावरफुल थे। आगे अगर हम देखें तीसरा क्वेश्चन, लिफ्ट द क्राफ्ट पर्सन्स हु वुड हैव बीन प्रेजेंट बोथ विलेज में भी और सिटीज में। तो क्राफ्ट पर्सन कौन कौन थे? तो ब्लैक स्मिथ थे, वीवर्स थे, कारपेंटर्स थे एंड पोटर्स थे, दोनों जगह। ये प्लेड क्रूशियल रोल, ये इसका बहुत ही क्रूशियल रोल होता था प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि जो स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, जो सेटलमेंट्स होता था वहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, सारे व्यवस्था अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए ये जो क्राफ्ट्समैन है बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देता था। ठीक है, आगे अगर हम देखें चौथा नंबर, चूज द करेक्ट आंसर। रिंग वेल्स वेयर यूज्ड फॉर ड्रेनेज के लिए। दूसरा, पंच मार्ड कॉइन्स वेयर मेड ऑफ सिल्वर। तीसरा, मथुरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट, क्या है ये, रिलीजियस सेंटर, एंड श्रेणीज वर एसोसिएशंस ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन्स। आगे अगर हम देखें तो है चैप्टर नंबर 9, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। मैच द फॉलोइंग। मुवेंद्रा, कौन थे मुवेंद्र भाई? तो ये है चोलास, चेरास एंड किंग, इन तीनों के राजाओं को मुवेंद्र कहा जाता था। लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथी, ये कौन थे? तो सातवाहना रूलर्स को कहा जाता था। अश्वघोष, ये कौन है? ये अश्वघोष बुद्ध चरित्र का रचयिता है। बोधिसत्वा, ये कंसेप्ट आ गया था महायान बुद्धिज्म में। और ह्वेंसांग, ए चाइनीज पिलग्रिम्स। क्लियर? व्हाई डिड किंग्स वांट टू कंट्रोल द सिल्क रूट, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्यों भैया? तो क्योंकि टैक्स कलेक्शन बढ़ गया था इसको कंट्रोल करने के बाद। साथ ही जो व्यापारी होते थे बहुत सारे गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट्स देते थे, इसीलिए जो राजा है वह सिल्क रूट को कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस डू हिस्टोरियंस यूज टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स। सबसे पहला जो लिटरेचर है, उसके बाद क्वाइंस जो मिले हैं, जो पॉटरी मिले हैं, जो बॉल्स एंड प्लेट्स मिले हैं, इन सारे एविडेंस के आधार पे हम लोग पता करते हैं या आर्कोलॉजिस्ट पता करते हैं, हिस्टोरियंस पता करते हैं
ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स के बारे में। आगे अगर हम देखें, व्हाट वेर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति, मेन फीचर्स ऑफ भक्ति क्या था, तो वास्तव में ये हिंदुइज्म है उनका एक पार्ट हो गया था। इसका दूसरा फीचर्स है कि डाइटीज वेर वर्शिप थ्रू द भक्ति, जो देवी देवता होते थे उनका जो वर्शिप किया जाता था, पूजा किया जाता था, मतलब भक्ति के फॉर्म में। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन्स डिवोशंस टू देयर चूजन डेटी, मतलब कि जो गॉड या देवता को चूज कर लेते थे कि ये हमारे देवता हैं, उनके प्रति जो उनका पर्सनल डिवोशंस होता था, भक्ति होता था, ये जो है एक बहुत बड़ा फीचर्स होता था। एनीबडी वेयर रिच हो या पुअर हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, क्लास से बिलोंग करता हो, वह ये जो भक्ति का जो मार्ग है इसको फॉलो कर सकता था। ये सारी इसके विशेषताएं। दिस पाथ एम्फेसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडेसेस रेदर देन परफॉर्मेंस ऑफ एलोबरेट सेक्रीफाइसेस, मतलब बड़ा बड़ा जो यज्ञ और महायज्ञ होते थे उसकी तुलना में यह जो भक्ति है, यह जो देवी देवता है उनका इंडिविजुअल जो डिवोटीज होते हैं उनका जो एक तरह का डिवोशन है, इंडिविजुअल डिवोशन है, उनको फोकस करता है। मतलब भगवान और भक्त के बीच जो आपस का संबंध है उस पर फोकस करता है, ना कि इसके बीच में कोई सेक्रीफाइस का रोल है, यज्ञ का रोल है या किसी पुजारी का रोल है, ये बात है। एज पर दिस सिस्टम, इफ द डिवोटी वर्शिप द चूजन डाइटी प्योर हार्ट, श्रद्धा मतलब अपने हृदय पवित्र रख करके जब किसी डिवोटीज किसी ईश्वर का जब वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो वह जो भगवान है, वो जो ईश्वर है, वह उस डिवोटीज के डिज़ायर में अपीयर होते हैं। मतलब जिस रूप में वह भगवान को इमेज करेंगे उस रूप में भगवान प्रकट होते हैं। मतलब कुड बी थॉट एज ए ह्यूमन बीइंग, या लोग के रूप में, लाइन के रूप में, ट्री के रूप में, और किसी भी फॉर्म में ईश्वर उसके थॉट में प्रकट हो सकते हैं, उसके ड्रीम में प्रकट हो सकते हैं। यहीं से जो आर्टिस्ट जो है ब्यूटीफुल इमेज जो है ईश्वर का बनाना शुरू किया। यही कंसेप्ट, यही जो मेन चीज़ जो है, बड़े बड़े अच्छे जो पिक्चर्स बनना शुरू हुए, इमेज बनना शुरू हुए, स्कल्पचर बनना शुरू हुआ ईश्वर का, वास्तव में इसी भक्ति के बैकग्राउंड में बना। आगे डिस्कस द रीजन व्हाई द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया, क्यों आया भैया, तो जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड प्लेस थे उनका दर्शन करने के लिए, और जो उस समय फेमस मोनेस्ट्रीज थे उनका दर्शन करने के लिए चाइनीज पिलग्रिम्स भारत आए। आगे अगर हम देखें, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू भक्ति, भक्ति की ओर जो सामान्य लोग हैं क्यों अट्रैक्ट हुए, कहता है एनीवन, कोई भी व्यक्ति, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस एंड कास्ट स्टेटस, इसके इररिलेवेंट, इसको कोई महत्व नहीं था, वह सामान्य व्यक्ति अपने गॉड के प्रति अपने डिवोशन को दिखा करके, भक्ति के मार्ग को अपना करके वह मतलब एक वर्शिप कर सकते थे, जो कि इससे पहले के जो ट्रेडिशंस थे जिसमें कि सेक्रीफाइसेस होते थे उससे अलग था। इसीलिए जो कॉमन मैन है, जो कॉमन मैन और वुमेन है, इसके प्रति, भक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए। आगे अगर हम देखें चैप्टर नंबर 10, न्यू इम्पेयर्स एंड किंगडम्स, इसमें पहला है फॉल्स और ट्रू। हरिसेन कंपोज्ड ए प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी, फॉल्स भैया, गौतमीपुत्र सातकर्णी के प्रेज में तो रवि कीर्ति ने किया था, है ना। ओके, उसके बाद द रूलर्स ऑफ आर्यावर्त ब्राउट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्ता, नहीं, ट्रिब्यूट नहीं, आर्यावर्त को तो समाप्त कर दिया था हरा करके। देयर वेर 12 रूलर्स इन दक्षिणापथ, यस 12 थे। तक्षशिला एंड मदुरई वेर इंपॉर्टेंट सेंटर अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता रूलर्स, फॉल्स, गलत है ये। अहोल वॉज द कैपिटल ऑफ द पल्लवास, नहीं, ये फॉल्स है, अहोल तो चालुक्य का कैपिटल था। लोकल असेंबलीज फंक्शंस फॉर सेवरल सेंचुरीज इन द साउथ इंडिया, यस, लोकल असेंबलीज, है ना। आगे हम देखें, मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट द हर्षवर्धन, कौन कौन थे, बाणभट्ट, वेनसांग एंड रवि कीर्ति। आगे अगर हम देखें, व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम,
अब मिलिट्री लीडर्स होने लगे हैं जो राजा को समय आने पे मदद करता था। नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इनको रेगुलर सैलरीज नहीं दिया जाता था, इनको लैंड ग्रांट्स में दिया जाता था और इस लैंड से होने वाले आमदनी के मतलब यहाँ से वो रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे और अपने सोल्जर्स, अपने हॉर्सेस और जो वॉर में यूज होते थे इक्विपमेंट, इसका मेंटेनेंस करते थे और अल्टीमेटली यह जो है फ्यूडलिज्म की ओर हमें ले गया है, मतलब उस समय के सोसाइटी को फ्यूडलिज्म की ओर ले गया। आगे अगर हम देखें, व्हाट वेयर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सबसे पहले जो बहुत सारे पोस्ट्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव वो हेरिडेटरी हो गया और बहुत सारे पोस्ट जो थे उसको वन मैन हेड मल्टीपल पोस्ट्स, एक ही व्यक्ति को कई सारे पोस्ट देना शुरू हो गया। ये उस समय के न्यू मैकेनिज्म्स थे, उस समय को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला चैप्टर है बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग्स। तो इसको सीधे आंसर देखते हैं। स्तूपा एक तरह का मोंड है, शिखर टावर है, मंडपा पैलेसेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल एंड गर्भगृह प्लेसेस वेयर इमेज ऑफ द डेटी इज इंस्टॉल्ड एंड प्रदक्षिणा पथ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा, ये है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, पहला है कि डैश वॉज द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, तो आर्यभट्ट होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा है स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस आर फाउंड इन, तो पुराणास में। एंड देन डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण, कौन है, तो ये वाल्मीकि जी हैं। एंड डैश आर टू तमिल एपिक्स, तो पहला है शिल्पदक्कारम और दूसरा है मणिमेखले। फ्रेंड्स ये हो गया। इस तरह से हमने टोटल 6th क्लास का जो टोटल 11 चैप्टर है इसके पीछे का जो आंसर क्वेश्चंस है इसको हमने सॉल्व किया। फ्रेंड्स इस तरह से आप भी बार बार कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपना जो स्कोर है वो देख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही स्पीडली रिवीजन कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू रिवाइज इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। सो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।